वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 18th ऑफ मई 2024 आज 3 ओ क्लॉक के अराउंड हो गई थी मेरी मॉर्निंग। बहुत मुश्किल होता है ना स्टार्टिंग में सुबह सुबह उठना, फिर अपने रूटीन करना, उसके बाद माइंड को ये समझाना कि अभी आपको रिवीजन करनी है। जी हाँ, एक तो सबसे पहले बोरिंग लगता होगा सुबह सुबह उठना, और फिर रिवीजन करना तो हमें सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आपको पता है किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप कोई चीज़ बोरियत वाली कर रहे हो और उसमें आपको इंटरेस्ट आने लगे तो समझ जाना कि आप अपने ड्रीम के बिल्कुल नज़दीक आते जा रहे हो। आपको अपना ड्रीम अचीव करने के लिए सारी वो बोरिंग चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे आपका दिमाग ये बोलता है कि नहीं यार ये नहीं करना, इसमें क्या मज़ा है। लेकिन असली सक्सेस उन्हीं चीज़ों में है। जो भी ये आप स्क्रॉल डाउन करते हो, शॉर्ट्स देखते हो, इनमें आपको आनंद तो खूब आता है, लेकिन इसकी बहुत सारे डिसएडवांटेज है। जो भी जन ज़्यादा शॉर्ट्स देखते हैं उनका जो रिटेंशन पावर होती है, जो एक कंसिस्टेंसी वाली पावर होती है, वो कहीं ना कहीं कम होने लगती है। उनका टाइम स्पैन बहुत कम हो जाता है किसी चीज़ को देखने का, क्योंकि जब हमारी शॉर्ट्स देखने की, रील्स देखने की आदत लग जाती है तो हमें लगता है कि फटाफट कोई चीज़ें अलग अलग तरीके की हमारे सामने आती रहें। तो पढ़ाई करने में स्पेशली बहुत मुश्किल होती है उन लोगों को जो ज़्यादा शॉर्ट्स या ज़्यादा रील्स देखते हैं। रिवीजन करने के लिए मुझे इस तरह की डायरी बहुत अच्छी लगती है। आप रिवीजन को अपनी ट्रैक कर सकते हो। मैंने ये वाले टॉपिक ना मैंने कल किए थे, लेकिन ये 18 जैसे आज डेट है, मैंने ये पहले ही इसमें कल की डेट में लिख लिया था कि मेरे को ये रिवाइज़ करना है, और आज मेरा सुबह सुबह ये रिवाइज़ भी हो चुका है। और साथ के साथ मैंने 20 को भी लिख लिया था, यानी कि 17 को मैंने किया, फिर 18 वाले में लिखा कि मेरे को रिवाइज़ करना है सेम, 20 वाले में यानी कि थर्ड डे रिवीजन करना है। फिर मैंने एक और जगह पे लिखा है कि ताकि वीकली मेरा एक बार फिर रिवीजन हो जाए इसका। तो यहाँ पे डेट है 24 मई, यहाँ पे भी मेरे को इस चीज़ को रिवाइज़ करना है। तो इस तरीके से आप इजीली अपने रिवीजन को ट्रैक कर सकते हो। एटलीस्ट 3 रिवीजन आपको पहले ही कर लेनी है जब वो टॉपिक प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट डे एंड थर्ड डे एंड 7th डे आपको रिवीजन कर लेनी है। उसके बाद जब एग्जाम पास में आता है तो 2-3 बार रिवीजन तब आपको कर लेनी है। तो किसी भी टॉपिक की आपकी 6-7 टाइम रिवीजन हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं याद रहेगा इजीली। इस तरीके से जिनको रिवीजन करना बोरिंग लगता है, आप इस तरीके से जो मैंने आपको अभी डायरी दिखाई थी जिसमें डेट पहले ही मेंशन होती है, तो हमारे दिमाग पे ज़्यादा जोर भी नहीं रहेगा कि हमें कौन सा टॉपिक कब रिवाइज करना है। हम ऑलरेडी आगे वाली डेट्स में पहले ही मेंशन कर लेंगे उस टॉपिक को। जैसे आज मैंने टॉपिक किया, उसको मैं नेक्स्ट डे वाली डेट पे मेंशन कर लूँगी, थर्ड डे एंड 7th डेट वाली पे मेंशन कर लूँगी, तो मेरे को ईजिली रहेगा। जैसे ही उस डेट वाला दिन आएगा तो जैसे ही डायरी ओपन होगी, सबसे पहले वो टॉपिक लिखे होंगे जिनको रिवाइज करना है, तो हम इजीली रिवीजन कर पाएंगे। रिवीजन करने के लिए खुद को थोड़ा सा मोटिवेट रखना पड़ता है, खुद को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़रूरी है लेकिन सबसे बोरिंग है। सबके लिए बोरिंग होता है कोई एक चीज़ बार 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 पढ़ना, लेकिन जो ज़रूरी है वो तो करना पड़ेगा। इसमें अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि भैया बोरियत हो चाहे कुछ भी हो, हम कब तक नया पढ़ते रहेंगे, लेकिन हम नया पढ़ने की चाह में जो पुराना हमने पढ़ा है, जिसके ऊपर हमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, उसको अगर हम भूल ही जाएंगे, पेपर में उसको याद ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या फ़ायदा इतना सारा पढ़ने का। इसलिए आपको इस तरीके से ज़रूर मेंटेन करके रखना चाहिए अपना रिवीजन ट्रैक। आप में से बहुत लोगों ने पूछा है कमेंट सेक्शन में कि मैं अभी करंटली कहाँ रहती हूँ, तो मैं करंटली अभी चंडीगढ़ में रहती हूँ। किसी ने पूछा था कि दीदी ये आपके गवर्नमेंट क्वार्टर है क्या? जी हाँ, ये मेरा गवर्नमेंट क्वार्टर है। किसी ने पूछा है आप प्रिपरेशन कहाँ से करते हो? डियर, मैं प्रिपरेशन ऑनलाइन करती हूँ। बाकी जो सब मेरी सेल्फ स्टडी है, जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया है। मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, और जो भी मैं कर रही थी काम अभी तक वो सब टेक्निकल था। लेकिन अभी जो ये ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट हैं, मेरे लिए करना सही में बहुत मुश्किल होता है। सबसे मेन जो रटिफिकेशन होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बार 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 याद करके, उसको आप रट्टा मारना बोल सकते हो। कुछ चीज़ें होंगी जो हमें समझनी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जिनका हमें रट्टा लगाना ही पड़ेगा, उनको याद रखना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, चाहे लिख लिख के, चाहे उनको दीवारों पे चिपका के, बार बार उनको देख के, मतलब किसी भी तरीके से। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है।
लेकिन किसी न किसी तरीके से हम टैकल करते हैं, क्योंकि मेरे लिए ना जो चीज़ें समझने वाली हैं वो आसान रहती हैं, लेकिन जो चीज़ें रट्टा वाली हैं वो थोड़ा-सा मुश्किल मेरे लिए हो जाती हैं। लेकिन कोशिश मेरी जारी है, आप सब भी कोशिश करते रहिए और यूट्यूब पे बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। कहीं पे भी आप अटकें, कुछ आपको समझ में नहीं आए, उस टॉपिक को आप यूट्यूब से कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यूट्यूब को जब भी आप ओपन करें, उस टॉपिक को माइंड में रखते हुए ओपन करें, बाकी कुछ और देखने ना लग जाएँ, क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट्स का भंडार है। मैं कहती हूँ मेरी वीडियो भी आपके सामने आए और आपकी वो पढ़ाई का टाइम हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को भी आप इग्नोर कर दें या वॉच लेटर प्लेलिस्ट में डाल दें बाद में देखने के लिए। कभी-कभी खुद पे शक भी होने लगता है कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, लेकिन खुद को विश्वास दिलाना ज़रूरी है। जैसे कि 1 तारीख से मैं अभी नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, इकोनॉमी, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यूनिक पब्लिशर्स लेके आए हैं विजेंद्र कुमार सिंह के द्वारा लिखी हुई ये बुक, इंडियन इकोनॉमी डाइजेस्ट। विजेंद्र कुमार सिंह एक रिनाउंड पर्सन है, एक रिनाउंड कोचिंग सेंटर में विजयराम एंड रावी आपने सुना होगा आईएएस के लिए, और ये बुक भी स्पेशली यूपीएससी के लिए ही है। इसमें सारा सिलेबस है जो कि यूपीएससी के तर्ज पे होता है कि जो भी इकोनॉमी का सिलेबस होता है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में दिया हुआ है, जिससे आपको ये जो इकोनॉमी है वो कवर करने में आपको बल्कि ना लगे, इतनी सी बुक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बुक की खास बात मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जब हम इसका इंडेक्स देखते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस भी किया हुआ है, चाहे वो प्री के हो चाहे वो मेंस के हो। कंटेंट्स में आप पाएंगे इसमें सारे के सारे जो चैप्टर वाइज हैं उस तरीके से सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। हर एक चैप्टर के एंड में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो और साथ के साथ ये भी देख सकते हो कि ये चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरीके से आया था। करंट अफेयर लिंकेज होगा साथ में, हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में समझाया हुआ है। और साथ के साथ आप पाएंगे कि इस तरीके की टेबल आपको मिलेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम्स जो भी प्रोग्राम है वो सब कुछ यहाँ पे समझाया हुआ है। उसके बाद फिर आप पाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से आपको हर एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी बहुत इजीली समझाया हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंसेस को ऐसे टेबल की फॉर्म में समझाया हुआ है, यानी कि आप हर एक लहजे से देखेंगे तो बुक बहुत अच्छी है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देख सकते हैं, साथ के साथ एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लाइक आप पहले चैप्टर रीड करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, उसके बाद आप अपने आंसर को मैच करना और साथ के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मिल जाएगी, जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी उस टॉपिक की या उस पर्टिकुलर चैप्टर की वहीं पे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बुक है। अगर आप इसको रेफर करना चाहें तो कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ के साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि ये बुक जो है वो प्री के अकॉर्डिंग बनाई हुई है। इट इज़ बेसिकली फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, बट यू कैन रेफर इट फॉर मेंस ऑल्सो, क्योंकि इसमें आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके से हर एक की ट्रिम की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलेगी एग्जाम्पल के साथ में, तो वो आप अपने मेंस में भी कोट कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो कि गवर्नमेंट रिलेटेड किसी भी स्कीम्स के होंगे जो भी अभी करंट में चल रही हैं, तो करंट का लिंकेज है, साथ में स्टैटिक पोर्शन है। आई थिंक एक बेस्ट एक बुक है। आप इसको अगर आपको अच्छी लगे तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। आई नो ये वीडियो देखने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियां हो रखी हैं और ये वीडियो 18 मई का है, जब तक मेरे बच्चे का हॉलीडे नहीं स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये सुबह का टाइम ना मैं यूटिलाइज कर लेती हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। इस टाइम पे वो बच्चे का जो नहलाना है, उसको कपड़े पहनाना है, वो सब कुछ कर देते हैं। हालांकि मैं रेडी करके रख देती हूँ उसके कपड़े, उसके शूज़, लेकिन एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है हस्बैंड की तरफ से कि मैं उसका एक काम करके और फिर अपना पढ़ाई करने के लिए वापस आ जाती हूँ। और उसके बाद बच्चे को स्कूल में छोड़ के मैं करती हूँ मॉर्निंग वॉक। और आप सबको पता है कि मैंने वेट गेन कर लिया है, हालांकि थोड़ा सा मैंने वेट कम किया है, वो आपको आने वाले वीडियोस में पता लगेगा। जबकि मैंने पहले एक बार और ना 56 kg के अराउंड वेट गेन कर लिया था, उसको मैंने इजीली 1 मंथ में ठीक कर लिया था। 1 मंथ में मैंने 5 kg के अराउंड वेट जो है वो लूज़ कर लिया था। लेकिन उस टाइम पे मैं पढ़ाई नहीं करती थी, उस टाइम पे बहुत ईजी था मेरे लिए कि खाने पे कंट्रोल करना। लेकिन अभी पढ़ाई करते हुए ना खाना एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को और मोटिवेट करता है, और मैं बहुत फूडी बन चुकी हूँ इस स्टडी टाइम के दौरान। स्टडी जो आर होते हैं उसमें मुझे कुछ ना कुछ च्यू करते रहना, चबाते रहना दांतों के नीचे, तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। बट फिर भी ठीक है, कंट्रोल करेंगे जितना हो सकेगा। और हस्बैंड ने यहाँ पे बनाई थी कॉफ़ी, क्योंकि मेरे को बहुत ही लेजीनेस फील हो रहा था। तो एक मतलब अच्छा लगता है यार जब आपका पार्टनर आपके लिए वो सारी चीज़ें करता है। और ये है कि सपोर्ट मेरी तरफ से भी फुल उनको रहा है जब भी उन्होंने अपनी स्टडी की है, तो अभी मुझे उनकी तरफ से फुल सपोर्ट मिल रहा है। जिसने लिखा है कि मैम मेरा पेपर पास नहीं हुआ, अभी दोबारा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा, क्या करें? तो आपको डियर एक ही फॉर्मूला अपनाना है कि नेवर गिव अप,
कभी गिव अप नहीं करना है, हमेशा अपना बेस्ट देना है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ, वैसे मैंने बहुत बार बताई भी हुई है शायद, कि जिस लेक्चरर की जॉब के लिए जो मेरा ड्रीम था, पता नहीं क्यों एक अपने बेटे को जब मैं पढ़ाने लगी थी या फिर ट्यूशन में देने लगी थी, तो मेरे को लगता था कि मैं टीचिंग बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो एक टीचर बनने का सपना कहीं ना कहीं मन में हुआ और एस्टेट मेरा क्लियर था। तो मेरे को मतलब लगा कि यार बस एक वैकेंसी की इंतजार है। वो वैकेंसी 2019 में आई और वो एग्जाम 2022 तक नहीं हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। वो वैकेंसी एक बार आई, वापस उसको गवर्नमेंट ने ले लिया, फिर दोबारा आई। मैंने हर बार जब वो वैकेंसी आई, मैंने हर बार 2-3 महीने पूरा अपनी जी जान से तैयारी करी, लेकिन अभी तो वो भर्ती कोर्ट केस में लटक गई। लेकिन मैंने वो 2-3 सालों तक उस वैकेंसी का इंतजार नहीं छोड़ा। और हरियाणा में ना कुछ ऐसे टेंडर्स होते रहते हैं कि वैकेंसी आती हैं और फिर वो वापस ले ली जाती हैं, और आपका एग्जाम, आपकी सिचुएशन अलग है कि आपने एग्जाम दिया, क्लियर नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं से हम डिमोटिवेट हर सिचुएशन में होते हैं कि चाहे वैकेंसी वापस ले ली जाए, फिर वो भर्ती चाहे कोर्ट केस में लटक जाए, इतनी सारी मेहनत के बाद तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हम हो जाते हैं। लेकिन कभी ना हार मानने वाली अप्रोच को अपनाना है। देखिए, हमारे हाथ में अपना 100% देना है, हमें अपनी तरफ से खुद के प्रति ऑनेस्ट रहना है। आप हमेशा मुझसे पूछते हो ना, आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो? मैं कहती हूँ कि चलिए ठीक है, एक मतलब ना घंटे काउंट करना भी ये नहीं कहती कि बुरी बात है, क्योंकि मैं भी अभी काउंट करने लगी हूँ। क्योंकि यूपीएससी की जर्नी में मुझे लगता है कि जहाँ पे बहुत टाइम देने की जरूरत है, टाइम बहुत ही रिक्वायर्ड है क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो हम कहीं ना कहीं घंटे काउंट करते हैं कि लाइक अभी 3 घंटे पढ़ाई होगी, कभी 2 घंटे पढ़ाई होगी। फिर हमें खुद को मोटिवेशन मिलता है कि यार थोड़ा और हम टॉपर्स की भी सुन लेते हैं कि लाइक किसी ने 8 घंटे पढ़ाई की है, किसी ने 12 करी है, तो किसी ने 5-6 घंटे पढ़ाई की है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में रहता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप ना दीवारों को देखने से अच्छा वो बुक आपके सामने रखी है और कुछ आपके दिमाग में जा नहीं रहा, आप इधर उधर बस ऐसे खोए हुए हो, वो घंटे उस करने के लिए घंटे मेरे काउंट होते रहें, तो प्लीज इस उसमें बिल्कुल भी मत रहना। जब भी लगे आपका कि पढ़ाई करने का मन नहीं है, बुक को बंद करें, थोड़ा सा टहल लें, थोड़ा सा बाहर निकल लें। किसी ने मुझे लिखा था कि ये जो पढ़ाई वाला फेज है ना, ये मतलब इससे हम थक चुके हैं, हार चुके हैं। वो पता है आप क्यों हार चुके हो? क्योंकि आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे, क्योंकि आप ना आपने खुद को जो एक सोशल जो चीज होती है ना, उससे बिल्कुल कट ऑफ कर लिया है कहीं ना कहीं। आपको ना, जब आप पढ़ाई वाले फेज में हो, आपको ऐसा नहीं रहना कि बिल्कुल ही आप सोशल कट ऑफ कर लो खुद को, कि आपको किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, ऐसा नहीं करना। एक थोड़ा सा गैप मेंटेन करके रखना है, जो जरूरी होता है पढ़ाई वाले फेज में, लेकिन बिल्कुल कट ऑफ ना करें कि बाहर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया, अपनी गली नहीं देखी, अपना रोड नहीं देखा, अपने फ्रेंड से मिले नहीं, ऐसा मत करना। मिलिए, मिलना जुलना कम करिए, लेकिन मिलिए सही, बाहर निकलिए सही, डेली वॉक तो आप जरूर करिए। और आप जब ये चीजें करेंगे ना, वो सारी चीजें आप करिए जो आप नॉर्मल लाइफ में करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका टाइम कट डाउन कर दीजिए। जब आप एक सोशल लाइफ को भी जीना शुरू कर देंगे ना अपनी पढ़ाई के साथ में, तो आपको पढ़ाई कभी बोरिंग नहीं लगेगी। ये वाला फेज कभी भी आपको बोझ नहीं लगेगा। जो पढ़ाई करते हुए आप एंजॉय कर सकते हो, वो आप कर पाओगे, और उस लिमिटेड टाइम में आप बहुत सारी चीजें साथ के साथ कर सकते हो। खुद को थोड़ा सा बिजी रखिए, बाकी जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो भी आपकी हॉबीज हैं, उन सब में, लाइक कुकिंग करना आपको अच्छा लगता है, आप वो कर सकते हैं, किसी से बातें करना अच्छा लगता है, वो कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के अलावा कुछ ऐसी चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं।